हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रेट लॉ को और रेट लॉ इक्वेशन की बात की थी, रेट कांस्टेंट की बात की थी और इन केस ऑफ रेट कांस्टेंट डिफरेंट यूनिट्स की हमने बात की थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आज हम इनको डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है जी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। कि रिएक्टेंट्स की नेचर क्या है उस पर काफी इफेक्ट होता है रेट का। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स की नेचर क्या है। आइदर द रिएक्टेंट्स आर आयनिक, आइदर दे आर कोवलेंट। जो रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनिक रिएक्शन शो कर रहे हैं या कोवलेंट शो कर रहे हैं। क्या वो रिएक्टेंट्स होमोजीनियस हैं या हेट्रोजीनियस हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा उन रिएक्टेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट भी डिपेंड करती है और इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आया कि वो जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। और इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे, इसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो हम बात कर लेते हैं आयनिक एंड कोवलेंट रिएक्टेंट्स। अगर तो रिएक्टेंट्स आयनिक हैं, आयनिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट और फास्टर देन कोवलेंट रिएक्शंस, व्हाई? देखिए, रिएक्शंस तभी फास्ट होता है ना कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फौरन रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते जाएंगे। तो जितने ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते जाएंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट देते जाएंगे, तो रेट बढ़ता जाएगा। तो आयनिक रिएक्टेंट्स जो होते हैं, आयनिक रिएक्टेंट्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में होते हैं। तो इनको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये फौरन जल्दी जल्दी रिएक्ट करके क्या दे देते हैं? प्रोडक्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हम बात करें सोडियम, बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो जब ये रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl। दिस इज द आयनिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो है सोडियम एंड क्लोराइड एंड आयंस की फॉर्म में है। इस तरह सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस, सिल्वर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस, ये भी किसकी फॉर्म में है? आयंस की फॉर्म में है। तो जो आयंस की फॉर्म में रिएक्टेंट होते हैं वो फॉरन रिएक्ट करके क्या दे देते हैं? प्रोडक्ट दे देते हैं। जबकि जो कोवलेंट रिएक्टेंट्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होता है उनमें, क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है उनमें, और कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लेती है। उन बॉन्ड्स को पहले तोड़ना होता है रिएक्टेंट्स को। जिस तरह एग्जांपल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह N2 प्लस H2, तो ये बना देता है अमोनिया NH3। अब देखिए, अमोनिया बनाने के लिए आपको एक नाइट्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन एक यहां से लेना पड़ेगा, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो तभी रिएक्टेंट एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगी ना। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उस एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो टाइम लेती है उसको तोड़ने के लिए। तो ये क्या हो गया? स्लो रिएक्शंस हो गया। क्या हो गया? स्लो। तो यहां से ये एक चीज पॉइंट क्लियर हुआ कि आपने रिएक्टेंट्स की नेचर को देखना है। अगर तो वो आयनिक है दे आर फास्टर, और अगर तो वो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट नेचर है, तो दे आर स्लो। तो एक पॉइंट ये हो गया, ये है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की, आइदर दे आर आयनिक और कोवलेंट। तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड, ये तो आयनिक और कोवलेंट हो गया। सेकंड हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस नेचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए, जो रिएक्टेंट होमोजीनियस नेचर के होंगे,
ऐसे रिएक्टेंट्स जिनकी नेचर क्या होगी, सेम होगी, नेचर सेम होगी, दे रिएक्ट, वो रिएक्ट करते हैं फास्टली। वो क्या रिएक्ट करते हैं, फास्टली रिएक्ट करते हैं। और अगर रिएक्टेंट्स हो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हो, डिफरेंट नेचर हो उनकी, तो जिनकी नेचर डिफरेंट होती है वो इजीली डिफिकल्ट रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिफिकल्ट रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका रेट क्या होता है, स्लो होता है। रेट क्या होता है, स्लो होता है। और जो एक जैसी जिनकी नेचर होती है उनका रेट क्या होता है, वो फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है। जिस तरह एग्जांपल दे देते हैं, लाइक N2 + H2 और ये बना देता है क्या, अमोनिया NH3। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, अमोनिया भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। तो ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन द गैसियस फॉर्म एंड दे आर द होमोजेनियस नेचर, और ये रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और इस तरह अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, जिस तरह अल्कीन जब रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, जो कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, ये गैसियस फॉर्म है, इथीन भी गैसियस फॉर्म में है, तो आपको मिल जाती है अल्कीन। तो ये रिएक्शन देखें, जो रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट की नेचर है ये क्या डिफरेंट है, ये गैसियस फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसके लिए क्या है, टाइम लगता है। तो ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन थोड़े से क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो क्या हो गया, जो होमोजेनियस नेचर के रिएक्टेंट्स होंगे दे गिव द फास्ट रिएक्शन, और जो हेटेरोजेनियस नेचर के होंगे रिएक्टेंट्स दे गिव द स्लो रिएक्शन एज कंपेयर टू द होमोजेनियस नेचर। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसी तरह हम थर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्लियर हो गया जी कि आयनिक रिएक्शंस वो फास्ट होंगे एज कंपेयर टू द कोवेलेंट, और इसी तरह जिनकी होमोजेनियस नेचर होगी वो रिएक्शन भी क्या होंगे, वो फास्ट होंगे एज कंपेयर टू दी हेटेरोजेनियस नेचर। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। कौन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं दे आर दी फास्टर रिएक्शंस। क्या होते हैं, ये फास्टर रिएक्शंस होते हैं एज कंपेयर टू दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या जिसको आप कलेक्टिवली कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं ये फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जिस तरह अगर हम बात करें कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करती है HCl के साथ तो ये बना देती है NaCl + H2O। दिस इज दी फास्ट रिएक्शन। जितने भी आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे उनसे ये जो रिएक्शन होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, कौन से, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये भी क्या होते हैं, ये भी फास्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये भी फास्टर होते हैं। क्या होते हैं, ये भी फास्टर होते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा जल्दी जल्दी। और जितने रिएक्टेंट स्टेबल होंगे वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसका रेट स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ रिएक्शन। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाएं। और अगर आप बात करें कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट। ये क्या होती है, रेट की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये नोट कर लें। एक से एग्जांपल दे देता हूं, लाइक एसिटिक एसिड है और फार्मिक एसिड है। तो जब इनकी डीकंपोजिशन होती है HCOH, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बनता है एसीटेट आयन, फॉर्मेट आयन बनता है, और साथ हाइड्रोजन आयन बनता है। इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड की बात कर लें, एसिटिक एसिड की, तो ये बनता है एसीटेट आयन और साथ बनता है हाइड्रोजन आयन। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ऑलरेडी इनाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, और ये इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज नॉट द डोनेटिंग ग्रुप, जबकि CH3 जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। पहले ही ऑलरेडी ही इन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मोर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लेस स्टेबल हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या बन गया, लेस स्टेबल। क्या बन गया, लेस स्टेबल। जब लेस स्टेबल हुआ तो ये रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट जो होगा वो स्लो होगा, और ये क्या होगा, ये फास्ट होगा। तो ये एक रीजन है। तो ये पॉइंट से नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के, आयनिक रिएक्टेंट्स होंगे फास्ट रिएक्शन देंगे,
एज कंपेयर टू दी कोवलेंट। इसके अलावा होमोजीनियस नेचर होगी तब भी फास्ट रिएक्शन देंगे। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे वो फास्ट रिएक्शन देंगे एज कंपेयर टू दी रिडॉक्स रिएक्शन। और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू दी स्टेबल रिएक्टेंट। और इसके अलावा एक और पॉइंट है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल जिस तरह अल्कली मेटल्स हैं, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर द फास्ट रिएक्टिव। अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन दी सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स, क्योंकि इनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यही तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन पे। और सेकंड एक में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं। रिएक्टिविटी जितने ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में, वो रिएक्टिविटी उतना ज्यादा रिएक्टिव करेगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये लेस रिएक्टिव होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लें। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है फैक्टर्स का, उसको देख लेते हैं। सेकंड फैक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड फैक्टर है फिजिकल स्टेट्स। सेकंड पॉइंट फिजिकल स्टेट्स। देखिए फिजिकल स्टेट्स कितनी टाइप की होती हैं, या तो वो गैसियस फॉर्म हो सकती है, गैसियस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और सॉलिड हो सकती है। अगर आपके रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में हैं तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसियस रिएक्टेंट्स दे गिव द फास्ट रिएक्शन एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड लिक्विड गिव द फास्ट रिएक्शन एज कंपेयर टू द सॉलिड। तो सॉलिड का क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है, फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, फिर न्यू बॉन्ड बनते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, तो इसलिए ये स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो गैसियस रिएक्टेंट्स फास्ट रिएक्शन देते हैं एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये नोट कर लें। तो ये है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पे, सरफेस एरिया। थर्ड पॉइंट क्या है, सरफेस एरिया भी रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, या रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। सरफेस एरिया मोर विल बी द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज्यादा आपके रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे और उतना जल्दी रिएक्ट करके क्या बना देगा, प्रोडक्ट आपको दे देगा। तो ये जनरली क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है सॉलिड सब्सटेंसेस का होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस, और वो भी पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूने का पत्थर, अगर आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे और इसके क्या होंगे, बल्क होंगे सब्सटेंस, बड़े बड़े टुकड़े होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। और इसी तरह अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की ग्राइंडिंग कर लेते हैं और इसको लेके आते हैं पाउडर फॉर्म में, जब पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं तो जैसे ही पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। तो ये एक इफेक्ट है सरफेस एरिया का। मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रिएक्टिविटी एंड मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया। फोर्थ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कैटलिस्ट। ये थर्ड फैक्टर था। फोर्थ फैक्टर इज द कैटलिस्ट। फोर्थ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट। और यहां मैं लिख देता हूं पॉजिटिव कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं पॉजिटिव कैटलिस्ट कहां से आ गया। जी, कैटलिस्ट एज ए प्रोमोटर भी यूज होता है, एज ए इनहिबिटर भी यूज होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट अप करता है, उसको इंक्रीज करता है, उसके रेट को इंक्रीज करता है, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, जितना पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट के, उसका रेट उतना ज्यादा होगा। अब कैसे रेट ज्यादा हो जाता है, एक्चुअल में जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन की, रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर दी
एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया जाता है तो देन जल्दी जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। इसको हम ग्राफिकली वे में देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ये एक रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट, इसको क्या कह देते हैं, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ग्रेटर है। और जैसे ही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाएगा तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी और प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। तो अब आप देखें कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो चुकी है, EA लो हो चुकी है। तो कैटलिस्ट, ये जो रिएक्शन हुआ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ, तो कैटलिस्ट ने क्या किया, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया और रिएक्टेंट फौरन क्या कर दिया, जल्दी 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 कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फौरन क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का। इस तरह नेक्स्ट फैक्टर हम बात कर लेते हैं। कैटलिस्ट के बाद हमारे पास आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या आ जाता है, फिफ्थ फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिफ्थ इज द इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत सारे रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, जिस तरह फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। कौन से रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, लाइट पे इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, लाइट पे। अगर ये रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शन डार्क में किए जाएं तो कभी नहीं होंगे, रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जैसे ही इनको लाइट मिलना स्टार्ट हो जाती है तो फोटॉन्स मिलते हैं, और जब फोटॉन्स मिलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह ये रिएक्शन हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट इंटेंसिटी, तो ये रिएक्शन फौरन होकर क्या बना देता है, HCl बना देता है। क्या बना देता है, HCl बना देता है। तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाता है। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी नहीं दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इट मीन HV इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी दोगे, लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा पड़ेगी, तो ये हाइड्रोजन फौरन Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती जाएगी, HCl गैस बनाती जाएगी। तो ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का। तो अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। सिक्स फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट पे। अगर रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करने चाह रहे, अगर रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आप प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर अप्लाई कर दो, रिएक्टेंट फौरन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। और जनरली ये देखा जाता है, प्रेशर का इफेक्ट देखा जाता है व्हेन रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस फॉर्म। जब आपके रिएक्टेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, तब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं प्रेशर। इसकी मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल दे देता हूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 प्लस Cl2 ये बनाती है HCl। ये रिएक्शन होता है स्लो। कौन सा रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन होता है। अगर आप इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, 0.5 से 1 पे लेके जाते हैं, 0.5 से 1 पे लेके जाते हैं या 3 पे लेके जाते हैं, 0.1 से जैसे ही आप 1 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं, 0.1 से 1 की तरफ लेके जाते हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट रिएक्शन हो जाता है। कौन सा रिएक्शन हो जाता है, फास्ट रिएक्शन हो जाता है। तो फौरन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, HCl बना देगी। तो अब नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है सेवंथ पे, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सिक्स फैक्टर, टेम्परेचर का इफेक्ट। जी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट पे, जाहिर बात है टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, रेट इंक्रीज करता जाएगा। क्या इंक्रीज, कितना इंक्रीज करेगा, 3 टाइम करेगा, 4 टाइम, 5 टाइम, का कांस्टेंट रहेगा। यस, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो इफेक्ट है ये डिपेंड करता है रेट, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर
कोफिशिएंट पे, किस पे? टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जनरली रहती है 2 से 3 के बीच में रहती है, बिटवीन 2 एंड 3। तो ये वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट की रहती है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला है कि टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आप जब लेते हैं प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेम्परेचर, ये है फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट का। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कहते हैं कि जब आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं फॉर द इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के साथ साथ जो रेट बढ़ता है वो 2 टाइम और 3 टाइम क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और यही वजह है क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जनरली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो 2 एंड 3 के बीच में रहती है। ये नोट कर, टेम्परेचर कोफिशिएंट रिमेन्स 2 एंड 3। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 टाइप्स का होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर वैल्यू आती है तो इस दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। रेट की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर नेगेटिव है किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। रेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लें इसको। अगर किसी रिएक्शन की, हर रिएक्शन की या तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत फ्यू केसेस हैं जिन रिएक्शन की नेगेटिव वैल्यू आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। जबकि जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू इंक्रीज करने से इन केस ऑफ पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? बढ़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं वो एग्जांपल दे देता हूं आपको, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है और उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या करता है? डिक्रीज करता है। और वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 ये रिएक्शन है। NO प्लस O2 जब ये रिएक्ट करता है तो बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये वो रिएक्शन है जिसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? नेगेटिव वैल्यू। क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। और इस केस में जो ग्राफ आता है वो इस तरह आता है। क्या आता है? इस तरह आता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेट क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। तो ये है रिएक्शन किस केस में? क्योंकि इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। इस रिएक्शन की नोट कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये है जी टेम्परेचर का इफेक्ट, कि टेम्परेचर का हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने की वजह से जो रेट इंक्रीज करता है वो 2 और 3 टाइम करता है। किस केस में? जब टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बट इन केस ऑफ नेगेटिव, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। और लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन अभी देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो ये फैक्टर है जी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा जी? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, जनरली हम देखते हैं, जनरली हमें पढ़ाया जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। नो नो, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन सम टाइम कैटालिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और सम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है कि रेट लॉ पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे किस टाइप का डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड करता है रेट लॉ पे, जो कि एक्सपेरिमेंटली है। अगर आपको पता चल जाता है एक्सपेरिमेंटली, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा है रेट लॉ के बारे में, आपको पता चल जाता है, तो देन यू कैन इजीली डिटरमाइन कि वो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा जी। इसके अलावा कैटालिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे भी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और इसके अलावा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। और इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर?
कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो जनरली होता क्या है, जनरली जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। किसकी होता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। लेकिन इसको एक्चुअल में जब हम देख सकते हैं तो वो देख सकते हैं बाय दी रेट लॉ। अगर आपके पास रेट लॉ गिवन है तो तब आप डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है रेट दैट इज इक्वल टू के, और ये ए है कोई रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 है, और एक कोई और है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 2 है। क्या है? कंसंट्रेशन 2 है। हम जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह NO एग्जांपल लेके समझा देता हूं। NO प्लस H2 और ये बना देता है H2O। क्या बना देता है? H2O बना देता है, और साथ में मिल जाती है N2। क्या बन जाती है? N2। तो ये है। अब इस रिएक्शन को देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो NO की कंसंट्रेशन की क्या होगा, की पावर 2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। इस केस में अगर हम लिखें रेट लॉ, तो रेट लॉ कहता है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होता है? NO की पावर 1 के और H2 की पावर 2 के। हालांकि होना चाहिए था कि इस रिएक्शन को देख के NO की जो पावर होनी चाहिए 2 पे, तो लेकिन एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 टाइम या आप NO की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली। जब आप इसको 2 टाइम इंक्रीज करोगे तो रेट भी क्या करेगा? 2 टाइम क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो ये अगर आप इसको 2 टाइम इंक्रीज करोगे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को, तो रेट क्या करेगा? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है जी कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो ये आप नोट कर लें, कंसंट्रेशन को आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी डिपेंड कर सकती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी रेट को इफेक्ट कर सकती है, और कैटलिस्ट भी रेट की कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर सकता है। बट फाइनली इट डिपेंड ऑन दी रेट लॉ। किस पे डिपेंड करता है? रेट लॉ पे डिपेंड करता है। जो आपको रेट लॉ इक्वेशन गिवन होगी उसको देख के आप 100% बता सकते हैं कि रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, या कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये था जी आज का लेक्चर, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से नोट्स बना लें और अच्छे से आप इसको देख लें और नोट कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए।